अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है स्पेशल पैथोलॉजी से हार्ट डिजीज़ से स्टार्ट कर रही हूँ। हार्ट डिजीज़ में आज का टॉपिक जो है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताऊँगी कि कितनी चीज़ें करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें काफ़ी सारी हैं, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ जो है इसमें स्टेनोसिस और इनसफिशिएंसी ये दो काजेज़ हो रही होती हैं। स्टेनोसिस है कि वाल्व कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो रहा होता ब्लड का ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि वाल्व्स की स्टेनोसिस हो जाती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसका रोमेटिक फीवर है, उसकी वजह से वाल्व्स जो होते हैं उनकी स्टेनोसिस हो जाती है और सही से वो ओपनली ब्लड का फ्लो सही से नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहे होते कम्प्लीटली। दूसरा होता है इसका रीज़न जो है वो इनसफिशिएंसी है। इनसफिशिएंसी मीन्स कि वाल्व कम्प्लीटली जो है क्लोज़ नहीं हो रहा था, तो क्लोज़ नहीं होगा तो कुछ ब्लड जो होता है बैक फ्लो होता रहता है, इसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो ये दो इसकी काजेज़ हैं, इसमें हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो जो दो चीज़ें हम और इसमें देखेंगे, इसमें अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, हार्ट साउंड्स जो इसमें प्रोड्यूस होंगे उनको मरमर्स कहते हैं। और फिर इन लियंस को जो है एक्सटर्नली पल्पेट जब करते हैं तो थ्रिल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये दो चार चीज़ें जो हैं इस फर्स्ट वाले पेज से हमने ये करनी है। इसके अलावा जो है वाल्वुलर अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं कॉन्जेंटल भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, और जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेंटल वाल्वुलर डिजीज़ है वो बाइकस्पिड ऑर्टिक वाल्व डिजीज़ है। ठीक है, इसमें जो ऑर्टिक वाल्व है उसमें नॉर्मली 3 कस्प्स होते हैं, तो इस डिज़ीज़ की वजह से उसके जो है 2 कस्प्स होते हैं, इसमें लियंस हो रहे होते हैं। इस पैराग्राफ में बाकी इन 2-4 चीज़ों के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और एक जो टॉपिक है मिट्रल वाल्व डिजीज़ और ऑर्टिक वाल्व डिजीज़, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा आपने कर लेना है। अब वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रोमेटिक वाल्वुलर डिजीज़, वो हम करेंगे। रोमेटिक वाल्वुलर डिजीज़ जो है बहुत ही कॉमन इसकी काज है फ्रेंजाइटिस और स्किन डिजीज़, जो कि बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे होते हैं। और फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है, कार्डियक मैनिफेस्टेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो एक्वायर्ड मेटल स्टेनोसिस की जो मेन रीज़न है ना, इसमें रोमेटिक वाल्वुलर डिजीज़ है। रोमेटिक फीवर है जो इसकी मेन काज है एक्वायर्ड मेटल स्टेनोसिस में। ये चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। पैथोजेनेसिस में हमने ये करना है कि कौन कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कौन सा इम्यून सिस्टम है जो एक्टिवेट हो रहा होता है और हार्ट की इंजरी होती है। जैसा कि इसकी एम प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर एम प्रोटीन्स होती हैं इसकी अपनी, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी बॉडी में। लेकिन ये एम प्रोटीन्स जो होती हैं हमारी बॉडी में बाकी लोकेशन पे भी पड़ी होती हैं, जैसे मायोकार्डियम में होती हैं, वाल्व्स में पड़ी हुई होती हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, तो वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं हमारे मायोकार्डियम के खिलाफ भी। बनी वो स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट थी, उसकी एम प्रोटीन के अगेंस्ट, बट वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं मायोकार्डियम और कार्डियक वाल्व्स के अगेंस्ट। और इसके अलावा CD4 T सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सारे मिलके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और हार्ट की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, वाल्व्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही होती है, और इस तरह से उसमें इम्यूनोलॉजिकली एलियंस काज हो रहे होते हैं। कुछ लोगों में जो है ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है कि उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है क्रॉस रिएक्ट कर जाता है, उनमें ये डिसीज़ की मैनिफेस्टेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो मिट्रल वाल्व्स होते हैं इसकी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, डीफॉर्म हो जाता है, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ हीलिंग उसमें स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है। पैथोजेनेसिस में ये हमने चीज़ें करनी है। इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स इसके करेंगे। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, और अडल्ट्स में जो है 20% केसेस में इसके जो है अडल्ट्स में भी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, जो सबसे पहले अर्थराइटिस से स्टार्ट होती हैं। अर्थराइटिस जो है इस इन्फेक्शन के 2 to 3 वीक्स के बाद अर्थराइटिस स्टार्ट होगा, और वो भी माइग्रेटरी पोली अर्थराइटिस, और 1 by 1 सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, लेकिन खुद ही वो उसकी रिजोल्यूशन भी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी काज नहीं होती। और जब इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो जब हम कल्चर करते हैं इसका, तो स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए कल्चर नेगेटिव आता है, बट उसकी जो एंटीजेंस हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन O और DNA, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उनका टाइटर रेज्ड ही रहता है। और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इसमें साइंस जो आते हैं, कार्डाइटिस होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रॉप्स होती हैं, इसमें एरिथमियाज होती हैं, और मायोकार्डाइटिस स्टार्ट हो जाते हैं। और मायोकार्डाइटिस समटाइम्स इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि हार्ट की डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्रल इनसफिशिएंसी हो जाती है, और इवन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है, और 1% पेशेंट्स में डेथ भी हो जाती है ड्यू टू एक्यूट रोमेटिक फीवर। एक्यूट रोमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए सीरोलॉजी का एविडेंस और इसके अलावा जोन्स क्राइटेरिया के 1-2 फीचर्स का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे जॉन्स क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया इसमें यूज़ होते हैं। जॉन्स क्राइटेरिया जो इसमें जो 5 चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, इसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं, कार्डाइटिस होता है, एरिथमेटिस एनुलर रैश बनती है, और इसके अलावा सिडहम कोरिया यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। रैपिड मूवमेंट्स हो रही होती हैं, पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, ये वाली, इसको एस्टिवाइटिस डांस कहते हैं। ये मेजर क्राइटेरिया में ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। ये जो हैं इनमें से 1 या 2 फीचर्स भी अगर फुलफ़िल हो रहे हों तो इसको हम एक्यूट रूमेटिक फीवर डायग्नोज कर लेते हैं। इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया उसमें फ़ीवर, अर्थरालजियाज, ईसीजी में चेंजेस आ रही होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जिनको हम मिला जुला के इसके डायग्नोसिस बनाते हैं। और एक दफ़ा जब इस तरह का अटैक हो जाता है एक पेशेंट में, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब इस तरह के इम्यूनोलॉजिकल जो टाइटर होता है वो तो पहले से एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बनी हुई होती हैं, तो दोबारा से जब इस तरह का इन्फेक्शन होता है तब जो कार्डाइटिस स्टार्ट होता है और हार्ट की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रोनिक रूमेटिक कार्डाइटिस जब इसके बाद हो रहा होता है तो वो ईयर्स इवन डेकेड्स तक उसकी एपिसोड चलती रहती हैं, और वेल्व्स के सिम्टम्स जो है अपीयर होते रहते हैं। वो जो सिम्टम्स अपीयर होंगे उस वक्त हम जब डायग्नोस करेंगे तो वो किसी और वाल्व में भी हो सकता है, क्योंकि 1 बाय 1 बाकी वाल्व्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले जो वाल्व इन्वॉल्व होगा वो मिट्रल वाल्व होता है, ठीक है। ये रूमेटिक फीवर में सबसे पहले और मोस्ट कॉमनली मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। इसके बाद बाकी वाल्व्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए जब क्रोनिक रूमेटिक कार्डाइटिस चल रहा है तो ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस में जो है इसके जब हम डायग्नोस करेंगे तो हो सकता है कोई और वाल्व भी हम उस वक्त इन्वॉल्व हो। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है बहुत ज़्यादा कार्डियक मरमर स्टार्ट हो जाते हैं, कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, डायलेशन होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, और इसके अलावा एरिथमियाज भी स्टार्ट हो जाते हैं। और आर्टरिया में एज ए कंपनसेशन उसकी डायलेशन हो जाती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड जो है इस पर बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हुई भी होती है। तो आर्टरिया की फिब्रिलेशन हो जाती है, डायलेशन हो जाती है, और उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आती हैं। जैसे कि उसमें डायलेशन हो गया है तो जाहिर सी बात है उसमें थ्रोम्बस बनेंगे, और थ्रोम्बाई जो हैं उनकी भी अपनी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। रूमेटिक फीवर की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 फेजेस आते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट फेज़ में शॉफ बॉडीज़ बनती हैं, न्यूट्रियो सेल्स होते हैं, और विरोकी बॉडीज़ बनती हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे शॉफ बॉडीज़ क्या होती हैं। ये जो हैं लिम्फोसाइट्स के एग्रीगेट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं इसमें, और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं जिसको हम न्यूट्रियो सेल्स कहते हैं। उसके साथ ही फिब्रिनाइड नेक्रोसिस हो रही होती है। तो ये 2 बॉडीज़ जो हैं, एक तो शॉफ बॉडीज़ हैं और न्यूट्रियो सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉफ बॉडीज़ जो होती हैं इसके पैथोगनोमिक साइन होती हैं रूमेटिक फीवर के। इसका जो न्यूक्लियर फीचर्स हैं कि साइटोप्लाज्म इसका बहुत अबंडेंट होता है, क्रोमैटिन इसमें कंडेंसली पड़ा हुआ होता है, और इसकी सेल की जो अपीयरेंस होगी वो वेवी रिबन लाइक कैटरपिलर सेल्स इनको हम कहते हैं। और ये शॉफ बॉडीज़ जो होती हैं इसमें हार्ट की डिफरेंट लेयर्स में पड़ी हुई हमें मिल सकती हैं। पेरिकार्डियम में हो सकती हैं, मायोकार्डियम में हो सकती हैं। पेरिकार्डियम में जो होती हैं इसके साथ फिब्रिनस एक्सुडेट भी होता है। जनरली ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, इसके कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट हो तो मायोकार्डाइटिस, वाल्व्स इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाती है। और वाल्व्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी और फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा, यानी फाइब्रोसिस इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये जो फाइब्रोटिक डिपोजिशन इसमें के अंदर होती हैं इसको हम विरोकी बॉडीज़ कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो एक्यूट रूमेटिक फीवर में बनती हैं। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये मैनिफेस्टेशन तब स्टार्ट होती है अगर एक्यूट रूमेटिक फीवर ट्रीट ना हो तो वो ऑर्गेनाइज हो के क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ काज करता है। उसमें मैसिवली स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, शॉफ बॉडीज़ जो हैं वो स्कार से रिप्लेस हो जाती हैं, स्कारिंग फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो वाल्व्स की अपने लीफलेट्स होते हैं, कमिश्चर्स होते हैं, वो सारे थिक हो जाते हैं, उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, फ्यूज़ हो जाते हैं। इन शॉर्ट थिकनिंग की वजह से वो सारे फ्यूज़ हुए हुए जब होते हैं तो फाइब्रोसिस और स्कारिंग की वजह से वो ओपन होना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो रहा होता। तो ये कैल्सिफिकेशन जो होती है वो इस तरह की अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं कि फ़िश माउथ और बटन होल स्टेनोसिस। माइक्रोस्कोपिकली उसमें हम देखा जाए तो न्यूवास्कुलराइजेशन भी कुछ इसके लीफलेट्स वगैरह में मिल सकती है। सो रूमेटिक वेल्वुलर डिजीज़ जो है इसमें वेल्वुलर स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन 2 मैनिफेस्टेशंस होती हैं, बट स्टेनोसिस जो होती है प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा वाल्व जो इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वो है मिट्रल वाल्व, जिसकी 70% इन्वॉल्वमेंट होती है।
और बाकी अगर इसके साथ अर्टिक वाल्व की भी इन्वॉल्वमेंट हो तो जस्ट वो 25% है, और बाकी ट्राइकस्पिड की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट होती है। पल्मोनरी वाल्व जो टोटली स्केप करते हैं इस इंजरी से। और एट्रियम में क्या चेंजेस आएंगी कि उस पर प्रेशर ओवरलोड, वर्क ओवरलोड बढ़ जाने की वजह से एट्रियम की डायलेशन हो जाती है, और वर्क ओवरलोड की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, उसमें थ्रोम्बस बन सकते हैं। सो लॉन्ग स्टैंडिंग जो पैसिव वेनस कंजेशन है उसकी वजह से पुलमोनरी वास्कुलर पैरेन्काइमल चेंजेस आती हैं, इसकी वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इन शॉर्ट जो चेंजेस हार्ट में आती हैं वो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी और फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, और मिट्रल वाल्व जो है उसकी स्टेनोसिस हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जनरली नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में चेंजेस आती हैं कि उसकी डायलेशन हो सकती है, और आगे जो मिट्रल वाल्व है उसकी स्टेनोसिस हुई होती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो नॉर्मली सेफ ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रही होती, उसमें डिजीज़ नहीं फैल रही। तो जैसा कि हमने इसमें मेंशन किया है कि 1 बाय 1 बाकी वाल्व भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हीमोडायनामिक एबनॉर्मलिटीज़ काज हो रही होती हैं, और फाइब्रोसिस जो मैसिवली हो रही होती है। बाकी वाल्व्स, बाकी एरिया हार्ट के वो भी इन्वॉल्व हो रहते हैं, तो उसको जो है एज सून एज़ पॉसिबल सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। वाल्व्स जो है रिप्लेस कर देते हैं, या मिट्रल वाल्वुलोप्लास्टी की जाती है। इसके ट्रीटमेंट में ये 2 बातें करनी है हमने, और इसके अलावा इसके प्रिवेंशन के फ्रेंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, ऐसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब छोटी सी चीज़ है कि हम इसको इग्नोर करते हैं। जस्ट फ्रेंजाइटिस है, सोर थ्रोट है, या कुछ भी है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है, तो इसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस आती हैं, इसके अलावा रीनल मैनिफेस्टेशंस आती हैं, तो इसलिए जो है इसको इसके अर्ली स्टेजेस में ही फ्रेंजाइटिस को ट्रीट करें। हेर्मेटिक फीवर और वाल्वुलर डिजीज़, वाल्व डिजीज़ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी बुक में, और वही आप प्रिपेयर करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और अगर फिर भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।